पहले जो पाठ पढ़ा था कक्षा 9th और 10th की व्याकरण विधि जो पुस्तक है, उस पुस्तक का पहला पाठ वर्ण विचार पढ़ा था, जो हमने आधा छोड़ा। और फिर मैंने कहा था कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइए, तो बहुत से बच्चे ने बताया कि अच्छा लगा। तो आज मैं उस व्याकरण विधि के पहले अध्याय को पूर्ण करूंगी और साथ में ही उसके प्रश्न उत्तर भी पूरे कराऊंगी। अगर आप इसी तरह मुझसे 9th और 10th की शेमुशी दुर्वा भी पढ़ना चाहते हैं और इस व्याकरण विधि को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट देना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं। हम व्यंजन वर्ण तक हमने पढ़ लिया था। व्यंजन में ही आज हम पढ़ेंगे स्पर्श। स्पर्श जो क से म तक जो 5 वर्ग है, क ख ग घ ङ क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो क से प वर्ग के जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श में आते हैं। तो यहाँ जो लिख रखा है वो पढ़ेंगे। उपयुक्त क से म तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, मतलब हमारी जीभ जो है वो मुंह के अंदर अलग अलग जगह को छूती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण य, ङ, ण, न, म अनुनासिक भी कहे जाते हैं क्योंकि ये मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, यही लिख रखा है क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका से भी होता है। स्पर्श के बाद अंतस्थ य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ कहा जाता है या अर्ध स्वर भी कहते हैं। उष्म श, स, ह, इन वर्णों को उष्म कहते हैं। फिर अनुस्वार जिनका उच्चारण नासिका मात्र से होता है उसे अनुस्वार होता है। अनुस्वार का मतलब अगर किसी के ऊपर बिंदी लग जाए तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे म हलंत है और यहाँ ह के ऊपर बिंदी लग गई, ये ह के ऊपर जो बिंदी लगी इसे अनुस्वार कहते हैं। सामान्यतः म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार बिंदी में परिवर्तित होता है। फिर विसर्ग किसी के पीछे जब 2 चिन्ह लगते हैं संस्कृत में, जैसे रामः, श्यामः, ऐसे हम ह बोलते हैं पीछे और 2 बिंदी लगाते हैं, तो ये जो 2 बिंदी किसी के पीछे लगती है विसर्ग का चिन्ह हो जाती है और जब इसको बोलते हैं हम तो ह के रूप में बोलते हैं। जैसे इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है, यानी ह के समान किया जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर के बाद होता है, जैसे रामः, देवः, गुरुः आदि। संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर भी पढ़े थे हमने, जैसे ए, अ और ई से मिलकर ए बनता है, ये स्वर था। अ और ऊ से मिलकर ओ बनता है, ये स्वर था। तो 4 संयुक्त स्वर पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से बने थे और ये व्यंजन जो है 2 व्यंजन वर्णों के मिलन से बनते, उनको जोड़ने से बनते। जैसे इन्होंने 3 संयुक्त व्यंजन दे रखे हैं। क प्लस श बरोबर श, त प्लस र बरोबर त्र, ज प्लस य बरोबर ज्य, है ना। इसी तरह एक और है श्र, श प्लस र बरोबर श्र, ये नहीं है यहाँ पर आप याद रखिए, श प्लस र बरोबर श्र। अक्ष, इसको पढ़ते अक्ष, क प्लस श बरोबर अक्ष, श से क्षत्रिय जो लिख रखा है। त प्लस र बरोबर त्र, ज्य, ज प्लस य बरोबर ज्ञ। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण है ये। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मतलब हमारे मुंह में हम अलग अलग जगह से उच्चारण करते हैं, जैसे कंठ, तो इन कंठ से उच्चारण करने के कुछ सूत्र भी हैं, जैसे अकु विसर्जयानाम कंठः। अब इस एक सूत्र नाम से पता चल जाता है कि कंठ से किस किस का उच्चारण होता है। अ, कु, क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, इनका उच्चारण कंठ से होता है। अकुह, ह का उच्चारण कंठ से होता है और विसर्जनीयानाम यानी विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो मैंने ये सूत्र याद कर रखे हैं। अगर आपको भी ये सूत्र चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। फिर दूसरा है तालु, ई चू यशानाम तालु, ई चू च वर्ग, च छ ज ज य, ई चू य, श, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। मुर्दा, री टू रसाणाम मुर्दा, री से ऋषि, ट ट ठ ड ण अंग, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। दंत, ईचु यशानाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु लसानाम दंत, री, त वर्ग तथा तथा न, इनका उच्चारण स्थान दांत है। औष्ट,
ए दे तो उपपद्यमानीय ओष्ठ उ प वर्ग प प प प म और उपपद्यमानीय जो होते हैं उनका उच्चारण ओष्ठ यानी होठ से होता है। एवं नासिका यमंगणनम नासिका जो पांचों वर्ग है क वर्ग त वर्ग च वर्ग ट वर्ग और प वर्ग, इनके लास्ट में जो पांचवा वर्ण है जैसे क में अंग आता है तो अंग बोलने के लिए हमें नाक और मुख दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह च च ज ज य में भी नाक और मुख दोनों लगता है। फिर इसी तरह च के बाद ट ठ ड ण में भी नासिका वर्ण है। तो पांचों वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो नासिका के हैं। वर्णों को उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली श्वास वायु इन स्थानों को स्पर्श करती है। हमारे फेफड़ों से जो श्वास निकलती है वो अलग अलग स्थानों को छूती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान बना है। कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान एक साथ दो स्थानों से भी होता है, जैसे ए दे तो कंठ तालु, ए और ओ का जो उच्चारण होता है वो कंठ और तालु से होता है। वकारस्य दंत ओष्ठ, वह का जो उच्चारण होता है वो दांत और ओष्ठ से होता है। इस तरह तो वह दांत और होठ दोनों से बोल, जब हम वह बोलते वह तो मेरे दांत होठ को छू रहे ना, तो इस तरह वकारस्य दंत ओष्ठ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक तालिका दी हुई है जिसमें स्थान बता रखा है कि कहाँ कौन कौन से स्थान होते हैं जहाँ से उच्चारण होता है, फिर स्वर, फिर स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, अयोग, वा और संज्ञा। मतलब कंठ को कंठय भी कहा जाता है। जैसे कंठ से अ स्वर का उच्चारण होता है, मैंने कहा था ना अकुह विसर्जिया नाम कंठ, तो अ आ और कु से क वर्ग, अकुह ह, और इन्होंने यह भी लिख दिया पर यह नहीं है, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ई चू यशा नाम तालु, ई छोटी बड़ी, चू च वर्ग, र नहीं आएगा य, ई चू य, और श इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तालव्य भी कहते हैं। री टू रसाणा मूर्धा, री से ऋषि, बड़ी री से ऋषि, छोटी री से ट ठ ड ढ ण, और ल री टू रसाणाम र, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। री तू लसाना मूर्धा, री और त वर्ग और ल इनका उच्चारण स्थान दास से होता है। उपपद्यमानीय उ औष्ठ, उ छोटा उ बड़ा उ, प फ भ भ म, और ये पद्यमानीय प और फ के सामने जो चित्र दिख रहा है ये उपपद्यमानीय का चित्र है। ये हमारे सामान्य संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, ये जो लौकिक और वैदिक संस्कृत होती है उनमें इनका प्रयोग होता है। नासिका यमंगणनम नासिका, नाक से जो है ये पांचों वर्ग का अंतिम वर्ण, मैंने ऊपर भी बताया है पांचों वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण नाक और मुख से होता है, इन्हें अनुनासिक कहते हैं। ए दे तो कंठ तालु, ए और आई जो है और व इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। ओ दो तो कंठोष्टम, और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्टम होता है। वकारस्य दंतोष्ट, वह जो होता है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ट है, कंठ तालु नहीं है, वह का दंत और औष्ठ दांत और ओठ से। आप संस्कृत जो एक वैज्ञानिक भाषा है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं वह बोलते हैं तो दांत और होठ लग रहे हैं तो वकारस्य दंतोष्ट। जीवामूलम, ये जो क और ख के जैसे प और फ के सामने जैसा चिन्ह था वैसे ही क और ख के सामने भी है, लेकिन प और फ के सामने अगर ये चिन्ह होता है ये उपपद्यमानीय है, और क और ख के सामने अगर लगता है तो जीवामूलम है। फिर प्रयत्न, फेफड़े से जो हमारी श्वास निकलती है वो वायु को मुख, नासिका, कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मुख के द्वारा अभिष्ट वर्णों का उच्चारण किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। मतलब फेफड़े से श्वास निकलती है वो अलग अलग स्थानों को छूती है, और उन अलग अलग स्थानों को छूने से जो वर्ण बोलते हैं हम उसकी जो कोशिश करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य। अभ्यंतर यानी जो अंदर ही अंदर होते हैं, और बाह्य प्रयत्न जो बाहर होते हैं। वर्णों के उच्चारण काल के मुख के अंदर अभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं उनके 5 भेद होते हैं। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट,
विवृत, ईशत विवृत और एक और है। तो पहले हम स्पृष्ट पढ़ेंगे। स्पृष्ट में वही होते हैं जो स्पर्श में होते हैं, क से म तक। क से म तक जो व्यंजन वर्ण है वो स्पृष्ट और स्पर्श दोनों कहे जाते हैं। उसके बाद ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट में क्या होता है कि वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है, जैसे यर लव, यर लव अंतस्थ भी थे और ईशत स्पृष्ट भी हैं। विवृत, वर्ण उच्चारण काल में जब मुख खुला, जो हमारा मुंह है वो खुला रहता है, तो इस प्रयत्न को विवृत कहा जाता है। ईशत विवृत, जब मुख थोड़ा खुलता है, जैसे श, स, ह, इन्हें हम उष्म व्यंजन भी कहते हैं और ईशत विवृत भी कहते हैं। फिर संवृत। संवृत में है कि वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाली जो श्वास होती है, जब मार्ग बंद हो जाता है तो इसे संवृत कहते हैं। छोटा ह्रस्व के उच्चारण में ही सिर्फ संवृत होता है। 5 हो गए। सबसे पहले स्पर्श, स्पृष्ट, फिर ईशत स्पृष्ट, फिर विवृत, ईशत विवृत और संवृत। ये आभ्यंतर प्रयत्न थे। अब बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं। वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं और इनके 11 भेद होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। विवार, संवार, ये देखो, ये विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। अब बाह्य प्रयत्नों के आधार पर, अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी हम वर्णों का विभाजन दे देखते हैं। तो विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों को एक भाग कर लिया है। संवार, नाद और घोष के भाग ले लिया है। 3 और 3 6, अल्प प्राण 7, महाप्राण 8, उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये जो है 3 3 6 7 8 9 10 11 11 ही हो गए ना। उद्दात, अनुदात, स्वरित में जो हमने सारे स्वर आते हैं और उद्दात में वो स्वर आएंगे जो ह्रस्व में आते हैं, अनुदात में वो आएंगे जो दीर्घ में आते हैं और स्वरित में वो आएंगे जो प्लुत में आते हैं। तो पहले मैंने उद्दात, अनुदात, स्वरित समझा दिया आपको। इसमें उद्दात, अनुदात में सभी वर्ण आ जाते हैं। अब अल्प प्राण में जो होते हैं वो कितने वर्ग हैं? हमने कितने वर्ग पढ़े व्यंजन में? 5 वर्ग पढ़े। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब उन वर्गों के जो दूसरे और तीसरे वर्ण हैं, जैसे क में दूसरा क्या है? ख। च में कौन सा है दूसरा? च, छ। ज में ज। ट में ठ। तो जो दूसरा और चौथा, जैसे क में चौथा कौन सा है? ग घड़ी का। च में च, छ, ज, ज झंडे का। ट में ट, ठ, ढ, ण, ण। तो जो दूसरा और तीसरा जो रहता है और जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन जो श, श, स, ह, ये सब महाप्राण में आते हैं। और अल्प प्राण में वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? क। तीसरा कौन सा है? ग गमले का। और पांचवा अंग। ऐसे ही पांचों वर्ग के जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ यर लव जो होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। अब हमें विवाह, श्वास, अघोष और स्वाद, संवार, नाद और घोष को समझना है। तो विवाह, श्वास और अघोष। खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार के लिए हमें जो माहेश्वर सूत्र है वो लिख के हम खर प्रत्याहार देख सकते हैं। खर प्रत्याहार के वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण श, स, ह, खर, विवाह, श्वास, अघोषाश्च, कि खर प्रत्याहार में जो भी आएंगे वो विवाह, श्वास और अघोष होंगे। ठीक है। संवार, हर्ष प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, और अंतस्थ ये हर्ष होते हैं। तो जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है एक और एक बाह्य प्रयत्न होता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न में तो 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? संवृत, ईशत संवृत और विवृत, ईशत विवृत और संवार। और इसी तरह अब अभ्यास कार्य आ गया, ये प्रश्न उत्तर आ गए। हम देखेंगे अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। अब इधर हम माहेश्वर सूत्र लिख सकते हैं जो 14 ही है, अ, यू, ण, री, ली, क, ए, ओंग,
उनसे कर करके और हम इन प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। अब क वर्ग वर्णानाम उच्चारण स्थान लिखत, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए आप। क वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने बताया था ना, कु विसर्जयानाम कंठ, तो यहाँ इसका आंसर आएगा कंठ। फिर ट वर्ग का रीटू रसाणाम मूर्धा, ट वर्ग का मूर्धा। प वर्ग का ओष्ठ और ईचु यशानाम तालु, तो इनका उत्तर तालु। तो पहले में आएगा कंठ, दूसरे में ट वर्ग रीटू रसाणाम मूर्धा, प वर्ग ओष्ठा और यहाँ पर तालु। अब हम देखेंगे, मैंने इनको सॉल्व भी करा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे इन प्रश्नों के उत्तर, अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर ये मेरे लिखे हुए समझाए हुए आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इन्हें अपलोड करूँगी। एक बार मैं आपको इनको समझा देती हूँ। अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत, जैसे इक प्रत्यय दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले माहेश्वर सूत्र लिखे हैं ये, अ ऊण री लिक ए ओंग आई ओच हय वरट लण यमंगण नम जभय घड धश जब गढ़ धश खफ छठ थ चट तव कपय सरहल। अब इसने मुझसे पूछा इक प्रत्याहार, तो अब मैंने ढूंढा यहाँ पर ई कहाँ दिख रहा है, सब जगह मैंने पढ़ा ई कहाँ है, तो ये पहले का ही दूसरा वर्ण ई है। फिर लास्ट में क कहाँ है, तो ये क, तो इक हो गया। अब इक के लिए हम क्या क्या गिनेंगे? ई उ ण नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या है? हलंत। तो प्रत्याहार बनाने के लिए जिसके नीचे हलंत आता है उसको नहीं गिनते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो ण को नहीं लिखेंगे, री और री। तो एक प्रत्याहार में क्या आया? ई उ री और री, ये कहीं यहाँ मैंने उत्तर में लिखा ई उ री री। इसी तरह जश प्रत्याहार का गिनना है, तो अब हमें सबसे पहले जहाज का कहाँ दिख रहा है इसमें ढूंढना है। ई ऊण री ली क ए ओंग आई ओच हय वरट लण यमंगण नम जभय घड धश ज, ये आ गया ज, है ना। अब श का है, तो ये इसी के पीछे श दे रखा है, तो अब हम श को नहीं गिनेंगे क्योंकि इसके नीचे हलंत है। तो क्या क्या आएगा? ज ब ग ड द, तो अब मैंने उत्तर में क्या लिखा? ज ब ग ड द। इसी तरह एच प्रत्याहार, तो सबसे पहले ए ढूंढना है, ई कहाँ है, तो ये ए और च का है यहाँ, तो एच प्रत्याहार में सिर्फ दो वर्ण आएंगे, आई और औ, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया आई और औ। अब हश प्रत्याहार, सबसे पहले ह ढूंढो, तो यह हय वरट के नीचे ह। अब श ढूंढो, श नहीं आएगा जब तक लिखते जाना है, तो ह से स्टार्ट करते हैं, हय वर, ट को नहीं लिखना है, फिर ल, फिर य मंगण न, फिर ज भ, फिर ग ढ ध, फिर ज ब ग ड द, द तक आएगा, फिर श आ गया, तो यहाँ तक मैंने ये लिखा है, ह य वर ल य मंगण न ज भ ग ढ ध ज ब ग ड द। इसी तरह अट, ये रहा, और ट का ये रहा ट, तो जिसके पीछे हलंत है उनको छोड़ना है, बाकी लिख देना है। तो मैंने ऐसे ही किया, यू लिखा मैंने, ण को छोड़ दिया, री ली लिखा, फिर ए ओ लिखा, फिर आई ओ लिखा, फिर है य व र तक लिखा, क्योंकि पीछे जिनके हलंत थे उनको छोड़ दिया। यट प्रत्याहार में हो गए। इसी तरह जश प्रत्याहार में भी मैंने ऐसे ही किया, ज झंडे का यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, ज भ ग ड ध, फिर ज ब ग ड ग ड द तक मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम इसका। अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थान लिखत, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने सूत्र याद कर रखे, अपूह विसर्जयानाम कंठ, तो अ और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तो मैंने उत्तर में लिख दिया कंठ। अब ट वर्ग रीटू रसाणाम मूर्धा, री ऋषि का, ट वर्ग र या षटकोण का है तो उसका उच्चारण मूर्धा होता है, तो मैंने लिख दिया। प वर्ग उपध्यमानीय ओष्ठ, तो प वर्ग का मैंने ओष्ठ लिखा इधर। फिर ईचु यशानाम तालु, ई और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, मैंने लिख दिया। अब तीसरा क्वेश्चन था यहाँ कि उदाहरण
उदाहरणानुसृत वर्णानाम पृथक्कृत्य लिखत, मतलब वर्णों को अलग कर कर लिखना है। तो क म ल म। अब मैंने कहा था सारे व्यंजन में किसकी ध्वनि होती है, बताइए आप सोचो। सारे व्यंजन में किसकी ध्वनि होती है? सारे व्यंजन में अ की ध्वनि होती है। अब क कौन सा वर्ण है? क एक व्यंजन वर्ण है और इसके नीचे हलंत नहीं लगा है, तो इसमें भी किसकी ध्वनि है? अ की ध्वनि है। तो सबसे पहले मैंने क लिखा, फिर अलग करने के लिए इसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया, दिख रहा है हलंत का चिन्ह। फिर मैंने प्लस लगाया क्योंकि उसको अलग करना है और ये आपस में जुड़ भी जाएंगे। फिर मैंने अ लिखा, अ के नीचे हलंत क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सारे स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वो किसी से मिले हुए नहीं रहते हैं, तो अ स्वतंत्र है। फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर म लिखा। म भी कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है, तो म में से भी मैंने वापस अ निकाल दिया। फिर मैंने ल लिखा, फिर ल भी कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है, तो ल के नीचे भी हलंत का चिन्ह, जब अ निकालेंगे तो नीचे हलंत का चिन्ह लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। तो इसमें से अ निकाला, फिर म पे ऑलरेडी नीचे क्या लगा है? हलंत, पहले से ही हलंत लगाया, मतलब ये म अभी क्या है? आधा है, इसमें अ नहीं है, तो मैंने लास्ट में म लिख के हलंत लिख दिया। तो इस तरह मैंने इन व्यंजन वर्णों को अलग कर दिया। इसी तरह दूसरा दे रखा है भोजनम, तो भ में किसकी मात्रा लग रही है? ओ की, तो मैंने भ के नीचे हलंत लगाया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर ओ लिखा, फिर ज जहाज का लिख रखा था, मैंने भी ज जहाज का लिखा। अब इस जहाज के नीचे हलंत नहीं है, तो मैंने ज जहाज के नीचे हलंत लगा के उसके अंदर से क्या निकाल दिया? अ, जो स्वर वर्ण उसमें मिला हुआ था उसको अलग लिख दिया। फिर न लिखा, फिर न में से भी मैंने अलग निकाल दिया, फिर म हलंत लिख दिया। इसी तरह तीसरा दे रखा था गच्छति, तो ग गमले का पूरा है, तो मैंने ग गमले के नीचे हलंत का चिन्ह लगा के इसको आधा किया। इसमें फिर प्लस का चिन्ह लगाया, बाद में अ लिखा, फिर यहाँ च आधा लिख रखा है, तो मैंने च पूरा लिख के इसके नीचे हलंत लगा दिया, मतलब ये च आधा हो गया। प्लस छ लिखा, अब छ पूरा था वहाँ, तो इसमें से अ निकाला मैंने हलंत का चिन्ह लगा के। फिर मैंने त लिखा, अब ये कौन सी की मात्रा है? छोटी की मात्रा है, तो मैंने यहाँ छोटी की मात्रा की जगह छोटी लिख दिया। फिर आगे चलते, अनुपतति, क्या लिख रखा है? ये अनुपतति, तो अ एक स्वर वर्ण है, इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा, तो अ को ऐसे कैसे लगाया? फिर प्लस का चिन्ह लगाया। फिर न लिखा, न में किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की, प्लस लगा के ऊ लिखा और न के नीचे हलंत लगाया। फिर प्लस लगा के प लिखा और प के नीचे भी क्या लगाया? हलंत लगा के अ लिखा। फिर त लगा लिखा, त में से भी अ निकाला, फिर त लिखा, त में से छोटी निकाला। इस तरह अनुपतिथि को मैंने अलग किया। इसी तरह रावण है, अब र निकाला, र में किसकी मात्रा है? आ की, आ निकाला। फिर व में से भी मैंने हलंत लगाया और अ निकाला। फिर ण में हलंत लगा के अ निकाला और पीछे विसर्ग का चिन्ह था, मैंने भी लगा दिया, या प्लस करके हम विसर्ग का चिन्ह भी अलग कर सकते हैं। अब अगर आपको ये नाम अलग करना आए हो तो आप अपना खुद का नाम लिखकर भी अलग कर सकते हैं, या फिर कुछ और शब्द लिख के अलग कर सकते हैं, जैसे घर लिख के उसको अलग करके देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ऐसा करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आया, वर्णों को अलग करना या नहीं समझ में आया। फिर अगला है संयुक्त वर्णानाम पृथक कुर्युत। अब संयुक्त वर्ण दे रखे हैं क्षत्रिय का श्र, त्र, ज्ञ और ओ, और यहाँ पे ए भी दे रखा होगा, ये ए भी दे रखा है ना। अब च, अक्षर, इसको क्या बोलते हैं? अक्षर। तो इसमें से क को अलग निकाला, श को अलग निकाला और अ को अलग निकाला। अक्षर जो है वो क और श से मिलकर बना था। अब श्र में से भी श्र हम बोल रहे हैं जिससे समझ में आ रहा है, शक्कर का और रस्सी का था, और ये व्यंजन वर्ण थे इसलिए इनके आगे नीचे हलंत लगाए। त्र, त प्लस र, दोनों व्यंजन के नीचे हलंत लगा और लास्ट में अ लिखा है। ज प्लस य प्लस अ, ए जो है अ प्लस ई से मिलकर बना है, और ओ जो है अ प्लस ऊ से मिलकर बना है। तो ये मैंने आपके क्वेश्चन आंसर का एक 5वां पहले कर दिया था मैंने,
और चौथा बाकी रह गया है, मैं चौथा भी समझा देती हूँ। चौथा जो प्रश्न है, वर्णानाम संयोजनम कुरुत, वर्णों को जोड़ना है। तो उसमें आपको दे रखा था प हलंत लगा के, फिर ऊ छोटा, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, फिर आधा स था, फिर त था, फिर प्लस का चिन्ह लगा के अ था, प्लस क हलंत लगा था, फिर आ की मात्रा थी, प्लस फिर न के हलंत लगा था, फिर छोटी ई की मात्रा थी। ऐसा लिखा था ना प्रश्न में, तो मैंने उसको मिलाया। अगर आप भी मिलाएंगे तो वो क्या बन गया, पुस्तकानी। इसी तरह पठिष्यामि को भी वहाँ अलग कर रखा था, प लिख रखा था, प के नीचे हलंत था, फिर प्लस का चिन्ह था, फिर अ था, फिर प्लस था, फिर ठठेरे के नीचे हलंत था, फिर छोटी की मात्रा थी, फिर षटकोण हलंत था, फिर य था, फिर य के नीचे हलंत आ की मात्रा थी, फिर म के नीचे हलंत और छोटी की मात्रा थी। इन सबको मैंने मिलाया, जैसे प और अ को मिलाया तो प पूरा लिखा, फिर ठ के ऊपर छोटी की मात्रा लगाई तो इस तरह पठिष्यामि बना, थर्ड में गृहिम बना, चौथे में शोभनम और पांचवें में भवितव्यम। तो मैंने आज आपका पाठ 1 जो है मेरी तरफ से कोशिश करी, पूरा समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ाऊंगी। और उसके साथ ही जो किताब है, सुभाषितानी है या दुर्वा है, वो भी करवाऊंगी। और सेकंड लेसन अगर पढ़ना है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।